हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 2 जनवरी 2021 की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 जारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2021 स्टेट न्यू सोलर पावर पॉलिसी रिमूव्स कैपेसिटी सेलिंग फॉर सेटिंग अप प्लांट। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार ने 2022 तक, कब तक साथियों? 2022 तक 30,000 मेगावाट, कितना साथियों? 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किससे? आपका सोलर एनर्जी से आपका लक्ष्य रखा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसका मूल मंत्र है मेड इन गुजरात के तहत उद्योगों के अंदर, जो इंडस्ट्री होते हैं उसके अंदर आपका सौर ऊर्जा को क्या करना? बढ़ावा देना। और कोई भी कंपनी कितनी भी आपका सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकती है, इसके तहत आपका गुजरात सरकार ने छूट दे रखी है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है 2022 तक 30,000 मेगावाट का, वो क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 2022 तक गुजरात ने लक्ष्य रखा है कि 30,000 मेगावाट का वो अपने राज्य में क्या करेंगे? ऊर्जा उत्पादन करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जबकि गुजरात ने आपका 11,000 मेगावाट क्या कर लिया है? 2020 तक आपका अचीव कर लिया है। अगर बात करें आपका भारत के रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारत ने आपका 2022 तक, कितने तक साथियों? 2022 तक 175 गीगावाट, कितना साथियों? 175 गीगावाट 2022 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको आपका उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। जबकि 2030 तक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है, वो रखा है 450 मेगावाट। कितना रखा है साथियों? 450 मेगावाट 2030 तक भारत के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें। अगर बात करें भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में सिर्फ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका आपका भारत में मुख्यालय है, और जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये आपका 2015 में स्थापित होता है। और ध्यान रखिएगा, इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है आपका गुरुग्राम, जो कुछ साल पहले आपका गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई, इसके निदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। कौन है साथियों? उपेंद्र त्रिपाठी इसके निदेशक हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। सबसे पहले तो साथियों ध्यान रखिएगा, गुजरात आपका भारत का एक पश्चिमी जिला है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका राजस्थान, ये है आपका मध्य प्रदेश, और ये है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को टच करता हुआ ये आपका हमारा इंडियन जो आपका ओशियन है, उसी के ठीक ऊपर आपका अरेबियन ओशियन है। अरेबियन ओशियन से टच करता हुआ ये गुजरात राज्य हमारा एक क्या है? पश्चिमी राज्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी एक वेस्टर्न स्टेट है। अब ध्यान रखिएगा, ये गुजरात आपका भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। क्या है साथियों? सबसे आपका जो है लंबी कोस्ट गार्ड किस राज्य की है? वो है साथियों गुजरात की। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लगभग आपका
आपका इसके कोस्ट गार्ड की लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1600 किलोमीटर है। जबकि अगर भारत के टोटल कोस्ट गार्ड की बात करें या तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा का मतलब होता है, तटीय राज्य का मतलब होता है साथियों वो राज्य जो आपका समुद्र को क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी उनकी सीमाएं समुद्र को टच करती हैं। तो ध्यान रखिएगा भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं आपका गुजरात की। ध्यान रखिएगा साथियों, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को होती है। कब होती है साथियों? 1 मई 1960 को होती है। पहले आपका साथियों ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आपका सौराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे। ये दोनों ही आपका एक राज्य थे। लेकिन होता क्या है, गुजराती भाषा को लेकर आपका एक गुजरात राज्य की मांग की जाती है, तो आपका गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में की जाती है, और जबकि आपका 1960 में ही महाराष्ट्र को बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1960 में, जबकि गुजरात का निर्माण भी 1960 में होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ के वर्तमान सीएम हैं विजय रूपाणी। कौन है साथियों? विजय रूपाणी। और जबकि गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है साथियों? आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। और ध्यान रखिएगा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है साथियों? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगर बात करें आपका गुजरात के अन्य फेमस एडिशनल फैक्ट की, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में एक बहुत ही फेमस आपका स्टैचू है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है साथियों? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब जानते हैं क्या खासियत है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू यानी मूर्ति है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। इसकी जो हाइट है वो है आपका 182 मीटर। कितनी है साथियों? 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है। ये जो आपका स्टैचू है वो है भारत के आयरन मैन यानी लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो भारत के पहले आपका गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारत में देसी रियासतों के एकीकरण का जनक किसका साथियों? देसी रियासतों के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट जो अक्सर आपका एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, भारत में जो इंडियन सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है वो तो कहा जाता है साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम लोग आपका आईएएस बोलते हैं, इसका जनक बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एक द्वीप है साथियों जिसका नाम है साधु वेड द्वीप। क्या है साथियों? साधु वेड द्वीप। इसी साधु वेड द्वीप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। और ध्यान रखिएगा ये आपका केवड़िया नामक स्थान पर है। कहां पर है साथियों? केवड़िया नामक स्थान पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके जो आर्किटेक्चर थे, इसके जो वास्तुकार थे, उनका नाम था राम सुतार। क्या था साथियों? राम सुतार के द्वारा ही इसका आपका डिजाइन बनाया गया, आर्किटेक्ट किया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका किसके बारे में? स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गुजरात के बारे में। साथियों ध्यान रखिएगा दांडी यात्रा, जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा इसी गुजरात में आपका जो है चलाई गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दांडी यात्रा एक्चुअली में जब अंग्रेजों ने 1930 में नमक पर
पर कर लगा दिया था। तो उसी के विरोध में आपका गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाला था। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो दांडी मार्च की शुरुआत होती है वो होती है साबरमती आश्रम से। कहाँ से साथियों? साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है और आपका साबरमती नदी के तट पर है। इसी साबरमती आपका आश्रम से 12 मार्च, कब साथियों? 12 मार्च 1930 को, कब साथियों? 1930 को आपका महात्मा गांधी साबरमती से शुरू करते हैं और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को, कब साथियों? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यहां पर आपका अंग्रेजों के नमक कानून का, नमक पर लिए जाने वाले कर का विरोध करते हैं। और ध्यान रखिएगा यहां पर आपका नमक बनाते हैं। तो गांधी जी के द्वारा नमक कर के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया या जो आपका 24 दिन की लंबी यात्रा की गई 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, इसी को आपका दांडी मार्च यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही फेमस आपका नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा साथियों, एशियाई शेरों के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी, क्या साथियों? भारत की जो पहली रेल यूनिवर्सिटी है वो है आपका बड़ौदा में, और ध्यान रखिएगा बड़ौदा आपका गुजरात में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों, आनंद डेयरी शायद आपने सुना होगा और कभी आपका इसके प्रोडक्ट मिल्क वगैरह जरूर आपने लिए होंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो आनंद डेयरी है ये भी आपका गुजरात में स्थित है। जो आनंद आपका स्थान है ये साबरमती और आपका जो है नदी है उसी के तट पर आपका स्थित है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, गुजरात में और अन्य आपका घटनाएं भी हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? सोमनाथ मंदिर। शायद आपको ध्यान होगा महमूद गजनवी, कौन साथियों? महमूद गजनवी आपका सोमनाथ मंदिर आया था। और ध्यान रखिएगा 1026 में आपका सोमनाथ मंदिर पर किसके द्वारा आक्रमण किया जाता है? महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और ध्यान रखिएगा इसी आक्रमण में महमूद गजनवी ने क्या किया था? आपका गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था और उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति आपका सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुई थी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है जहां पर आपका किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा 1026 ईस्वी में एडी में आपका आक्रमण किया जाता है और इसे लूटा जाता है। एक बहुत ही फेमस स्थान है साथियों सूरत। क्या है साथियों? सूरत। ये सूरत एक्चुअली में ताप्ती नदी के तट पर है और भारत में ही नहीं विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए, किसके लिए साथियों? सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी आपका सूरत में एक परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है काकरापार परमाणु संयंत्र। ध्यान रखिएगा साथियों, काकरापार परमाणु संयंत्र भी कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब हाल ही में गुजरात बहुत करंट में चर्चाओं में था। किसके लिए चर्चाओं में था? लिथियम रिफाइनरी के लिए। किसके लिए साथियों? लिथियम रिफाइनरी के लिए काफ़ी चर्चाओं में था। और ध्यान रखिएगा भारत की जो पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है वो की गई है आपका गुजरात में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा का एक बहुत ही फेमस स्थल है लोथल। क्या साथियों? आपका लोथल। ये लोथल आपका सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह यानी डॉकयार्ड था। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस लोथल की खोज 1954 से 55 के बीच में एस.आर. राव, किसके द्वारा साथियों? एस.आर. राव और रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। ये आपका लोथल अहमदाबाद में साबरमती और भोगवा नदी पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या साथियों? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर
बात करें आपका यहाँ से मिले एविडेंस की, यानी लोथल से जो एविडेंस मिले वो मिले आपका प्रमुखतः हाथी के दांत। किसके दांत साथियों? हाथी के दांत और धान की भूसी आपका इसी लोथल से मिली थी। और ये आपका भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, पोर्ट था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गुजरात साथियों मूंगफली और कपास के उत्पादन में भारत में पहला स्थान रखता है। किसमें साथियों? कपास और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात भारत में पहला स्थान रखता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है साथियों? गुजरात में ही है। और खंबात की खाड़ी में ही आपका भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। क्या आता है साथियों? सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। गुजरात का एक स्थान है साथियों भुज। कौन सा साथियों? आपका भुज। भुज में ही एशिया का पहला सौर तालाब तथा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन का केंद्र है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में मानवाधिकार कार्यकर्ता लॉजेन अल हथनॉल खबरों में थी। क्या थी साथियों? मानवाधिकार कार्यकर्ता ह्यूमन एक्टिविस्ट आपका लॉजेन अल हथनॉल खबरों में थी। यह किस देश से संबंध रखती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरबिया। यह है आपका द हिंदू का आर्टिकल। सऊदी एक्टिविस्ट लॉजेन अल हथनॉल सेंटेंस टू 5 years 8 months इन प्रिजन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में आपका जो सऊदी एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन एक्टिविस्ट थी लॉजेन अल हथनॉल, इन्हें आपका 5 साल 8 महीने की सऊदी अरब के द्वारा आपका सजा दी गई है। ये है आपका सामने आप तस्वीर देख सकते हैं किसकी? लॉजेन अल हथनॉल की। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो लॉजेन अल हथनॉल है ये अभी खबरों में क्यों है और आपका इन्हें सऊदी अरब सरकार के द्वारा 5 साल 8 महीने की सजा क्यों दी गई है, इससे पहले आपका इस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। ये आपका लॉजेन अल हथनॉल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, वाज चार्ज अंडर द सऊदी आपका ब्रॉड काउंटर टेररिज्म लॉज फॉर undermining national security and trying to change the political system of the country, a Reuters report said। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस रिपोर्ट के अनुसार यानी सऊदी सरकार का ये कहना है कि जो ये आपका एक्टिविस्ट है इनके द्वारा वहाँ पर कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ किए गए हैं, ठीक है ना। साथ में आपका जो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश की गई है। इसी के अपराध में आपका इनको सजा दी गई है 5 साल 8 महीने की। अब क्या है आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये तस्वीर है आपका हथनॉल जो एक्टिविस्ट है सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट है। हुआ क्या 2018 से पहले, कब से साथियों? आपका 2018 से पहले सऊदी अरब में महिलाओं को आपका कोई भी अधिकार नहीं था, कहने का मतलब ड्राइविंग करने का, ठीक है ना। यानी वहाँ पर कार चलाने का कोई भी अधिकार नहीं था वीमेंस को। होता क्या है 2018 में इन्होंने महिलाओं के लिए आपका सऊदी सरकार से ड्राइविंग के अधिकार की क्या की मांग की। यानी इन्होंने आपका एक कैंपेन चलाया और लगातार आपका आंदोलन किया कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब में आपका महिलाओं को क्या दिया जाना चाहिए? ड्राइविंग का अधिकार होना चाहिए, कार चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर आपका जो लॉजेन अल हथनॉल होती हैं ये आपका लंबा क्या करती हैं? आंदोलन चलाती हैं। और जब ये आंदोलन चलाती हैं तो सऊदी सरकार को आपका झुकना पड़ता है और फलस्वरूप 2018 में आपका सऊदी महिलाओं को कार चलाने की अनुमति दे दी जाती है। यानी 2018 से पहले वहाँ पर कोई भी महिला आपका कार नहीं चला सकती थी, चाहे उसको आता भी हो तो, ठीक है ना। ये तो पहला आपका जो है रीज़न है, ठीक। दूसरा काम ये क्या करती हैं, वहाँ पर आपका साथियों एक प्रथा हुआ करती थी, ठीक है ना, 2019 से पहले। उसका नाम था आपका बिलायह। कौन सी प्रथा थी साथियों? बिलायह। अब इस बिलायह के खिलाफ भी आपका ये महिलाओं को क्या करती हैं? जागरूक करते हैं।
और साथियों आपका क्या है ये विलायह, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसको हटाने के लिए 2019 में कैंपेन चलाते हैं। एक्चुअली में विलायह प्रथा के अनुसार, यानी जो ये विलायह प्रथा है, इस प्रथा के अनुसार पुरुषों के बिना आपका सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकल सकती थी। जबकि सऊदी अरबिया की अगर हम जनसंख्या देखेंगे तो उसमें आपका 50% महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन ये जो 50% वीमेंस हैं, अगर इसमें से किसी को आपका कहाँ जाना है, घर से बाहर जाना है, तो उनको किसी न किसी पुरुष के साथ जाना है। ये आपका वहाँ पर जो विलायह प्रथा थी उसके अकॉर्डिंग आपका इस तरीके का प्रावधान था। और जब आपका लॉजन अल हथलौल क्या करती हैं, इस प्रथा को आपका ख़त्म करने की मांग करती हैं, तो होता क्या है कि इंटरनेशनल दबाव भी पड़ता है, क्योंकि उस समय आपका कमाल खोगसी एक पत्रकार थे, सऊदी अरेबिया ने उसको मार दिया था, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल आपका जो है जो मीडिया होती है या इंटरनेशनल जो आपका देश होते हैं वो आपका लगातार सऊदी अरबिया का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में साथियों होता क्या है कि आपका जो ये एक्टिविस्ट होते हैं ये लंबा आंदोलन चलाती हैं, और इन्हीं के प्रयासों से सऊदी अरब ने विलायह प्रथा को क्या कर दिया, 2019 में हटा दिया, और अब महिलाएं अकेले आपका बाहर जा सकती थी। इस तरीके का प्रावधान किया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ देशों में अभी भी आपका ये 21वीं सदी चल रही है, लेकिन अभी भी आपका वही सिचुएशन है, यानी आपका जो हम लोग कभी 15वीं 16वीं शताब्दी में देखा करते थे। अब हुआ क्या, अभी हाल ही में सऊदी अरब की सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। अब इन्होंने आपका, आप कह सकते हैं कि काम तो अच्छा किया, लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, उन्होंने सरकार के खिलाफ आंख से आंख मिला के बात की, साथ में आपका अधिकारों की बात की, और जब जब आप एक कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो कुछ ना कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है, जिसकी कीमत आपका अभी जो सऊदी अरेबिया की ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं लॉजन अल हथलौल, वो आपका चुका रही है। ध्यान रखिएगा। तो यही आपका जो है कार्य करने के कारण सऊदी अरेबिया के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको गिरफ्तार किया, और आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का हवाला देकर और देश के खिलाफ अलग शासन स्थापित करने का हवाला देकर इनको अभी हाल ही में आपका क्या कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है। अब और कार्य भी हैं सऊदी अरेबिया के। साथियों ध्यान रखिएगा, 2011 से पहले, 2011 से पहले यहाँ पर आपका महिलाओं को मताधिकार ही नहीं था, यानी वोटिंग का अधिकार आपका 2011 में मिलता है सऊदी अरेबिया को। आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि भारत का जो जिस दिन संविधान लागू होता है उसी दिन सभी को आपका मतदान का अधिकार मिल जाता है, और भारत में कोई बाउंडेशन नहीं है इसको लेकर, यानी हम आपका जो है लाख गुना बेहतर है सऊदी अरेबिया से अगर हम कहें तो। दूसरी चीज आप साथियों, आपका चुनाव में खड़े होने का अधिकार, यानी महिलाओं को चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया गया सऊदी अरेबिया में, वो दिया गया साथियों 2015 में, यानी 2015 से पहले आपका यहां पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती थी। अब ध्यान रखिएगा, चुनाव से भी आपका इस एक्टिविस्ट का संबंध है। 2018 में जब वहां पर चुनाव होते हैं तो ये चुनाव भी लड़ती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, बैलेट पेपर में सऊदी अरब की सरकार के द्वारा इनका नाम ही नहीं दिया जाता है। यानी कहने का मतलब आपका बैलेट पेपर में और अन्य कैंडिडेट का नाम होता है, लेकिन आपका लॉजन अल हथलौल का नाम नहीं होता है। तो आपका साथियों लगातार ये सोशल आपका जो है रिफॉर्म की मांग कर रही थी, इस वजह से आपका इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार करके आपका कितने साल की सज़ा दे दी गई है, आपका 5 साल 8 महीने की सज़ा दे दी गई है। वैसे 2018 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद लगातार आपका इनका कुल मिला के असॉल्ट किया जा रहा था सऊदी सरकार के द्वारा, और फाइनली आपका इनको सज़ा दे दी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आई होगी। क्या था आपका मानवाधिकार कार्यकर्ती लॉजन अल हथलौल का मामला, और किस तरीके से वो अभी खबरों में थी, और उन्होंने आपका क्या क्या वहां पर आपका रिफॉर्म किए। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पुलिस संगठनों पर आंकड़े जारी किए हैं? इसका राइट आंसर है NCRB। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है,
यानी कहने का मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके द्वारा अभी हाल ही में पुलिस संगठनों पर आंकड़े जारी किए गए हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जो ये एनसीआरबी है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में होती है। कब होती है साथियों? 1986 में एनसीआरबी की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ है साथियों? न्यू दिल्ली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और वर्तमान में एनसीआरबी के अध्यक्ष है रामपाल पवार। कौन है साथियों? रामपाल पवार एनसीआरबी के अध्यक्ष हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इस रिपोर्ट में आपका क्या क्या आंकड़े आपका जो है रिलीज किए गए हैं, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, भारत में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल संख्या का 48% आपका महिलाएं हैं। ठीक है ना? यानी जो हमारे देश की 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है, उसके अनुसार आपका 48% आपका महिलाएं भारत में आपका जनसंख्या का क्या है? प्रतिनिधित्व करती हैं। और ध्यान रखिएगा 48% आपका महिलाओं की जनसंख्या है, लेकिन आपका पुलिस विभाग में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो केवल आपका 10% है। ये इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। दूसरी जो आपका जो है रिपोर्ट है वो साथियों ध्यान से रखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, एसटी है और आपका ओबीसी है, इनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 67% आपका ये लोग आपका शेयर करते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यानी जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है, ओबीसी की आबादी आपका कुल 67% है। ठीक है ना? इन तीन समुदायों की जो आपका आबादी है वो 67% है, लेकिन आपका पुलिस विभाग में इनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन केवल 51% है। साथियों आंकड़े नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आंकड़े जरूर पूछे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है साथियों कि आपका 5.31 लाख, यानी कहने का मतलब आपका 5,31,000 आपका पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है? खाली है, और जिसमें आपका 1.27 लाख, कितना साथियों? 1.27 लाख आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF में आपका खाली है, सशस्त्र सेनाओं में खाली है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब जो एसटी समुदाय है, एसटी समुदाय का भारत की जनसंख्या में कुल आपका योगदान है 8.6%, जबकि आपका पुलिस में इनका प्रतिनिधित्व है 12%, यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ज़्यादा परसेंटेज केवल इसी समुदाय का है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, एससी यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या का भारत में 16.6% है, जबकि पुलिस में आपका इनका प्रतिनिधित्व केवल आपका 14% है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि ओबीसी की जो कुल जनसंख्या है भारत में वो निवास करती है 41%, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन पुलिस विभाग में केवल और केवल आपका 25% है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में आपका 511 लोगों पर, कितना साथियों? 511 लोगों पर केवल आपका एक पुलिस वाला काम करता है। ठीक है ना? जबकि आपका यूएनओ के अनुसार ये कहा गया है कि आपका 220 लोगों पर कम से कम एक पुलिस वाला होना चाहिए। ये आपका यूएनओ के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये सारे पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और इसी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की जो सबसे अच्छी व्यवस्था वाले राज्य में पहला स्थान है आपका नागालैंड का, जहां पर आपका पुलिस की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पहला स्थान नागालैंड का है और दूसरा स्थान है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका साथियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जबकि तीसरा स्थान है आपका मणिपुर का, यानी जहां पर पुलिस आपका बहुत अच्छे से काम करती है और वहां पर पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी। लेकिन सबसे बुरे राज्य जहां पर आपका
पुलिस व्यवस्था सबसे खराब है उसमें पहला स्थान है साथियों बिहार का। किसका है? आपका बिहार का। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरा स्थान है दमनदीप का। किसका है साथियों? दूसरा स्थान है आपका दमनदीप का। और जबकि तीसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये था साथियों आपका जो अभी हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा जो पुलिस संगठनों पर आंकड़े जारी किए गए हैं उनके आपका प्रमुख आंकड़े नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूनिसेफ द्वारा एक कार्य किया गया। उस कार्य का नाम क्या है? उस कार्य का नाम है साथियों कोवैक्स। ये है आपका द मिंट का आर्टिकल। कोवैक्स अलायंस सिक्योर 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डजेज ऑन बिहाफ ऑफ 190 कंट्रीज। अब ध्यान रखिएगा 2 बिलियन आपका कोविड-19 वैक्सीन के जो डोज हैं वो आपका किस तरीके से प्रदान किया जाएगा, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसी के लिए आपका एक अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? आपका यूनिसेफ के द्वारा। और ध्यान रखिएगा उस कार्य का नाम, उस अभियान का नाम है कोवैक्स। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका यूनिसेफ की तो ध्यान रखिएगा साथियों यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड। और ध्यान रखिएगा आपका इसमें से जो इंटरनेशनल और आपका इमरजेंसी है ये हटा दिया गया है। अब इसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है साथियों? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्तमान में आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क में आपका वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। और हेनरिटा एच फोर्स, कौन साथियों? हेनरिटा एच फोर्स वर्तमान में इसकी आपका क्या है? हेड है, अध्यक्ष है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका वर्तमान में यूनिसेफ में जो सदस्य देश है वो है आपका 192। तो साथियों ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ के द्वारा आपका जो वैक्सीन है, वैक्सीन को आपका बेहतर आपका जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आपका कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, कोवैक्स को लॉन्च किया। पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय मंत्री को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधित्व के लिए गाबी के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। वर्धन नॉमिनेटेड टू बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। अब ध्यान रखिएगा साथियों ये जो इम्यूनाइजेशन है इसके तहत आपका जो वर्धन है, यानी कहने का मतलब भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें आपका मिंट हैथवे के स्थान पर, किसके स्थान पर साथियों? मिंट हैथवे के स्थान पर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। अगर बात करें आपका गावी की, गावी का फुल फॉर्म होता है साथियों ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा जो आपका गावी है इसकी स्थापना की जाती है सन 2000 में। कब की जाती है साथियों? सन 2000 में आपका इसकी स्थापना की जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब सन 2000 आपका में इसकी स्थापना की जाती है तो इसका मुख्यालय बनाया जाता है जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? जिनेवा में। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य मकसद होता है सभी के लिए टीकाकरण, यानी दुनिया में जितने भी आपका वैक्सीन लगाए जाते हैं उनको आपका जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए और कैसे आपका बेहतर वैक्सीन हम लोगों को दे सकते हैं, इसी के लिए आपका ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड
इम्यूनाइजेशन काम करता है, यानी गावी काम करता है, वो आपका इसी उद्देश्य के लिए काम करता है। और अभी हाल ही में आपका इसके बोर्ड का जो सदस्य नामित किया गया है, भारत के जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको नामित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान रखिएगा साथियों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के आपका फुटबॉल प्लेयर है। कहाँ के हैं साथियों? पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये है आपका स्पोर्ट्स स्टार्ट का आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो रिवेल्स इन 6 दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड विन, यानी कहने का मतलब साथियों, इन्हें आपका ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है आपका दुबई में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये आपका पुर्तगाल के खिलाड़ी है। कहाँ के हैं साथियों? पुर्तगाल के खिलाड़ी है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो को आपका कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। किसमें साथियों? ग्लोब सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में हमने आपका गोल्डन फुट अवार्ड के बारे में भी पढ़ा था। गोल्डन फुट अवार्ड भी आपका रोनाल्डो को ही प्रदान किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों, कुछ दिन पहले हमने रॉबर्ट लेवांडोस्की को पढ़ा था। किसको साथियों? आपका रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसको पढ़ा था साथियों? रॉबर्ट लेवांडोस्की को पढ़ा था। और ध्यान रखिएगा, ये जो रॉबर्ट आपका लेवांडोस्की हैं, इन्हें फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इससे पहले ये जो पुरस्कार था वो मिला था आपका लियोनेल मेसी को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 220 जीता है? अब ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 220 जीता है, यानी 2020 जीता है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ध्यान रखिएगा साथियों, जो यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय है आपका पेरिस फ्रांस में। आंद्रे अजोले इसके आपका वर्तमान में हेड है, अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना की जाती है 16 नवंबर 1945। इसी के द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार आपका 2020 है वो प्रदान किया गया है आपका भारत को। ध्यान रखिएगा, भारत ने 4 क्षेत्रों में आपका ये पुरस्कार जीता है। एक आपका सुंदर नर्सरी के लिए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जीता, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। जबकि मालवाड़ी मेमोरियल हॉल आपका मुंबई में स्थित है, अवार्ड फॉर मेरिट के लिए भारत को प्रदान किया गया है। जबकि अमर सिंह आपका कॉलेज ये श्रीनगर में है, अवार्ड फॉर मेरिट ये इसे भी प्रदान किया गया है। और चौथा प्रदान किया गया है कुतुम्बुल टेम्पल त्रिशूर केरल, अवार्ड फॉर आपका डेस्टिनेशन। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने 7 वर्षों के भीतर 99% टैरिफ को खत्म करने के लिए किस एशियाई देश के साथ समझौता किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। ये है आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। यूके साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद वियतनाम ट्रेड सेक्रेटरी। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है ना, जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा आपका ब्रेजिट के बाद किसके साथ आपका साथियों? वियतनाम के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साथियों मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 2 देश हैं, ए और बी, ठीक है ना, इनके बीच में अगर कोई आपका व्यापार हो रहा होता है तो आपका इनसे टैरिफ लिया जाता है, यानी कर लिया जाता है। एक देश से दूसरे देश में जो सामान आपका क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, आयात किया जाएगा, उसे आपका यानी जो उस सामान पर टैक्स लिया जाता है उसी को टैरिफ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आपका किसी देश के साथ 2 देशों के बीच में
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो ध्यान रखिएगा इसके तहत आपका ये शुल्क क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब अब आपका ब्रिटेन और वियतनाम के बीच में जो ट्रेड होगा, अगर आपका वियतनाम अपना सामान यहाँ पर भेजता है ब्रिटेन में और ब्रिटेन आपका वियतनाम में अपना सामान भेजता है तो वहाँ पर आपका कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, यानी वियतनाम के सामान पर भी और ब्रिटेन के सामान पर भी। अब ध्यान रखिएगा ब्रेक्जिट होने के बाद साथियों, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में ब्रेक्जिट लागू हो चुका है, यानी आपका 31 दिसंबर 2020 से आपका ब्रेक्जिट लागू हो चुका है। मैं बहुत बार आपको ब्रेक्जिट के बारे में बता चुका हूँ, फिर से आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ध्यान रखिएगा एक संगठन है आपका EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। ये आपका पहले 28 देशों का संगठन हुआ करता था। अब आपका ब्रिटेन के अलग होने के बाद कितने हो चुके हैं, 27 हो चुके हैं। तो EU से माफ करेगा यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन के द्वारा जो प्रोसेस चलाया गया या जो प्रोसेस आपका EU और आपका ब्रिटेन के बीच में हुआ, ब्रिटेन आपका उससे अलग होना चाहता था तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज हुई, तो उन्हीं को आपका क्या कहा जाता है, ब्रेक्जिट कहा जाता है। यानी EU से अलग होने के लिए ब्रिटेन ने आपका जो प्रोसेस किया उसी को आपका क्या बोला जाता है, ब्रेक्जिट बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ब्रेक्जिट के बाद आपका ये तीसरा देश है जिसके साथ आपका जो यूनाइटेड किंगडम है। कौन है साथियों, आपका यूनाइटेड किंगडम है, इसने आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। पहला देश था आपका जापान। कौन था साथियों, जापान। दूसरा देश था आपका सिंगापुर और तीसरा देश अब बन चुका है आपका कौन साथियों, वियतनाम। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर वियतनाम की लोकेशन देखें तो ये है आपका अपना भारत। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अगर भारत के आपका ईस्ट में इधर जाएंगे तो ये है आपका साउथ कोरिया, ठीक है ना। साउथ कोरिया से अगर आपका नीचे देखेंगे तो ये रहा आपका ताइवान, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा लाओस, और इधर साइड आप देखेंगे तो म्यांमार, ठीक है ना। और ऊपर है आपका ये चाइना। इसी चाइना के ठीक नीचे आप यहां पर देखेंगे ये आपका बिल्कुल बतख की तरह, डॉग की तरह। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये है आपका वियतनाम। अगर बात करें आपका भारत और वियतनाम के बारे में साथियों, अभी आपका काफी चर्चाओं में था करंट में वियतनाम। ध्यान रखिएगा भारत ने आपका वियतनाम को अपने जो हाई स्पीड बोट है वो आपका प्रदान किए। तो ध्यान रखिएगा अभी आपका जो यूके है, यूके के द्वारा यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। अगर बात करें आपका वियतनाम की तो साथियों ध्यान रखिएगा वियतनाम की राजधानी हनोई, और यहाँ पर आपका मुद्रा चलती है डोंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गुयेन फू ट्रोक। कौन है साथियों, आपका गुयेन फू ट्रोक। कौन है साथियों, गुयेन फू ट्रोक यहाँ के आपका जो है राष्ट्रपति हैं। और जबकि ये एशिया महाद्वीप का देश है, ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में ये पड़ता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ही आपका पृथ्वी विज्ञान आपका मंत्रालय की भी मंत्री हैं, जिनका नाम है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा डिजिटल ओशन एप्लीकेशन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन लॉन्चिंग द डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म ऑन मंडे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को आपका बढ़ावा देना। किसको साथियों, ब्लू इकोनॉमी को आपका बढ़ावा देना, इसीलिए आपका इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। अब ध्यान रखिएगा इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो महासागर के आंकड़े हैं वो इसी आपका ऐप पर क्या किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे। यानी महासागरों के जो आंकड़े हैं वो आपका
आपका एक ही मंच पर डिजिटल ओशियन के माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे और साथ में आपका जो डिजिटल इकोनॉमी है यानी समुद्र में आपका जो भी एग्रीकल्चर होता है, चाहे वो मछलियों का उत्पादन हो या साथ में झींगा वगैरह हो, इन सारों को आपका क्या किया जाएगा, अपडेट दिया जाएगा इन सारी चीज़ों की, ताकि आपका लोग इसको और बेहतर से आपका जान सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मुल्हग मेडल से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है अजिंक्य रहाणे। ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, अजिंक्य रहाणे बिकम्स फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मुल्हग मेडल एट MCG। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में भारत और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, पहले टेस्ट मैच में आपका भारत की बहुत बुरी हार हुई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आपका भारत की क्या होती है, जीत होती है। अब ध्यान रखिएगा, जब भारत की जीत होती है तो भारत के आपका जो कप्तान होते हैं वो अजिंक्य रहाणे होते हैं, और अजिंक्य रहाणे ने आपका शतक बनाया, लगभग आपका 122 रन उन्होंने बनाए थे। तो आपका वो उस मैच में, यानी जो दूसरा टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, वो आपका मैन ऑफ द मैच रहे दूसरे टेस्ट मैच में। कौन साथियों? आपका अजिंक्य रहाणे, जो आपको सामने दिख रहे हैं। अब इन अजिंक्य रहाणे को आपका ये मेडल प्रदान किया गया मैन ऑफ द मैच के रूप में, और जिसका नाम है आपका मुल्हग मेडल। अब आप पूछेंगे कि सर मुल्हग मेडल क्या है, इसको भी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली में आपका ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी टीम होती है, ठीक है ना। क्या होती है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की एक आदिवासी टीम होती है, वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं वो आदिवासी। इसकी लंबी कहानी है, कभी समझेंगे इस चीज़ को। ध्यान रखिएगा साथियों, जो जॉनी मुल्हग थे, ये आपका इसी आदिवासी टीम के आपका कैप्टन थे। कौन साथियों? आपका जॉनी मुल्हग आपका इसी आदिवासी टीम के आपका कैप्टन होते हैं। तो इन्हीं के आपका याद में क्या किया गया है, जॉनी मुल्हग नामक आपका व्यक्ति के नाम पर मुल्हग अवार्ड आपका शुरू किया गया है, इन्हीं के नाम पर, यानी ये नाम दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत आपका अभी हाल ही में 2020 में हुई है, यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब सेकेंड टेस्ट सीरीज हो रहा था, तो वहीं पर आपका इसका इनोवेशन किया गया। और ध्यान रखिएगा, अजिंक्य रहाणे ने सेकेंड मैच में आपका शतक लगाया और वो मैन ऑफ द मैच रहे, और वो मैन ऑफ द मैच के रूप में उन्हें मुल्हग मेडल भी आपका प्रदान किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथियों दो खिलाड़ी काफ़ी चर्चाओं में थे। एक तो थे आपका माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क को आपका ऑस्ट्रेलिया का सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया। कौन सा साथियों? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जबकि दूसरे आपका खिलाड़ी थे माइकल क्लार्क। दूसरे खिलाड़ी साथियों एरोन फिंच। कौन थे साथियों? आपका एरोन फिंच। और इनको दिया गया है एलन बॉर्डर मेडल। क्या दिया गया है साथियों? एलन बॉर्डर मेडल प्रदान किया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो माइकल क्लार्क खिलाड़ी थे उनको आपका क्या प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जबकि एलन बॉर्डर मेडल प्रदान किया गया एरोन फिंच को। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए WHO कोविड-19 अपडेट्स ऐप को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया। यह है आपका मिंट का आर्टिकल, हु न्यू कोविड-19 एंड्रॉयड ऐप लिशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। जो एंड्रॉयड ऐप है उसको आपका अभी हाल ही में WHO ने उसमें इंस्टॉल किया है। अब आपका इस ऐप के तहत होगा क्या? अब ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका WHO कोविड-19 अपडेट्स ऐप है, इसके तहत आपका जितनी भी जानकारियां होगी कोविड-19 से संबंधित, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो या आपका जो है वैक्सीनेशन को लगाने के बाद जो भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह, सारी जो भी आपका जो है लक्षण आते हैं व्यक्ति में जिसको वैक्सीन लगाया गया है, वो सारे अपडेट्स आपका इसमें जारी किए जाएंगे। और कौन सी वैक्सीन आपका जो है कहाँ पर लगाई जा रही है और कौन सी वैक्सीन आपका जो है कहाँ पर बांटी जा रही है, ये सारी आपका चीज़ें इस
ऐप से क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी साथियों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा में। और ध्यान रखिएगा जो WHO है इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। कब होती है साथियों, आपका 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है साथियों, डॉक्टर टेड्रोस आपका इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। जबकि इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के आपका स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इसके पहले CEO हाल ही में नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है साथियों, अनिल सोनी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आज के अंतिम पॉइंट की ओर। हाल ही में उत्तराखंड का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, उत्तराखंड स्टेट फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रेडी टू ओपन। और इसे साथियों आपका अभी हाल ही में ओपन भी कर दिया गया है। और ये ओपन किया गया है डलानवाला पुलिस स्टेशन आपका देहरादून में। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड की तो साथियों ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून। वर्तमान में उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कौन है साथियों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। जबकि आपका वर्तमान में उत्तराखंड की जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या है साथियों, बेबी रानी मौर्य। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की तो ध्यान रखिएगा 9 नवंबर 2000, कब साथियों, 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में, किसके राज्य के रूप में साथियों, भारत के 27वें राज्य के रूप में यूपी से अलग करके एक पहाड़ी राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पर 3 राज्यसभा की सीटें हैं और जबकि आपका 5 लोकसभा की सीटें हैं और 70+1 आपका यहाँ पर क्या है साथियों, विधानसभा की सीटें हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 70 आपका निर्वाचित होते हैं जबकि आपका एक एंग्लो इंडियन किसके द्वारा आपका मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें अदर फैक्ट की तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो साथियों पौड़ी और दूसरा आपका नैनीताल जिले में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। अब ध्यान रखिएगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना आपका नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 1936 में इस नेशनल पार्क की स्थापना होती है। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जबकि बाद में आपका जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ध्यान रखिएगा साथियों 1973 में, कब साथियों, 1973 में भारत सरकार के द्वारा टाइगर यानी बाघों के प्रिजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट साथियों, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ये 1973 में इसी जिम कॉर्बेट पार्क से शुरू किया गया था। और आपका जिम कॉर्बेट पार्क में अगर भारत में किसी पार्क में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाघों की है, टाइगर की है, तो वो इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जबकि अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में। जबकि तीसरा स्थान आपका किसका है, उत्तराखंड का है और दूसरा स्थान कर्नाटक का है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। उत्तराखंड में पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, क्या साथियों, आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। ये आपका भारत का पहला
कृषि विश्वविद्यालय है और ध्यान रखिएगा 1960 में इसकी स्थापना हुई। और ध्यान रखिएगा कृषि आपका जो क्रांति हुई थी भारत में, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, हरित क्रांति में इसी संस्थान का यानी पंतनगर विश्वविद्यालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर अन्य फैक्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका भारत का राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान है जहां पर आपका आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है, ये है आपका मंसूरी में 1959 को इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा साथियों, मंसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पहाड़ों की रानी मंसूरी को ही कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत का पहला ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में आपका स्थापित होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आपका उत्तराखंड के रुड़की नामक स्थान पर है। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। हरिद्वार क्षेत्र कौन सा साथियों? हरिद्वार में ही आपका कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है उत्तराखंड में। क्या साथियों? आपका कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ आपका एडिशनल फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।